हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर, और उसी क्रम में मैंने अपने कई वीडियो अपने पिछले बनाए हैं। उम्मीद है आप सब ने उनको देखा है और अपनी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की है। लेकिन मेरे कई सारे व्यूअर्स के मेरे पास रेगुलर कमेंट्स आए हैं, सर जब हम अपनी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं तो 2 वर्ड्स हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं। वो वर्ड्स हैं मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार। क्योंकि सर कई बार हमने ये रियलाइज किया है कि ये द्रव्यमान संख्या परमाणु भार एक जैसे होते हैं और कई बार एक ही एटम के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो आखिर क्या ऐसा रीजन है सर कि ये दोनों कई बार एक जैसे हो जाते हैं और कई बार अलग अलग हो जाते हैं? इसके साथ साथ कई बार सर हमने ये भी रियलाइज किया है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा एक नेचुरल नंबर यानी एक पूर्ण अंक होता है, लेकिन एटॉमिक वेट पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर भी हो जाता है और फ्रैक्शन पॉइंट्स में भी आ जाता है। तो सर परमाणु भार दशमलव में कैसे आ जाता है, पॉइंट्स में कैसे आ जाता है? सर हमें यह क्लियर करना। तो आइए माय डियर्स, तो जो मेरे व्यूअर्स ने मेरे लिए इन कमेंट्स को लिखा है, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि लगातार आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में आज आपकी उस कमेंट्स का ख्याल रखते हुए आज का वीडियो इसी का आर्टिकल पर है कि मास नंबर और एटॉमिक वेट क्या वाकई एक हैं या इनमें कुछ अंतर है। आइए जल्दी से चलते हैं, पहले अपनी हेडिंग्स को लिखते हैं। हमारी हेडिंग रहेगी आज मास नंबर, जिसे आप भली भांत जानते हैं द्रव्यमान संख्या के रूप में। और सेकंड हेडिंग है माय डियर आज हमारे लिए हमारी एटॉमिक वेट, जिसे आप लोग जानते हैं परमाणु भार के नाम से। और मेरे कई व्यूअर्स ने इसको एक और नाम से देखा होगा शायद। आइए पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं वो किस नाम से आप लोगों ने इसे देखा होगा। शायद देखा होगा औसत परमाणु भार। याद आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सबको। और इसका मतलब होता है माय डियर औसत परमाणु भार का, क्योंकि मेरे जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके लिए एवरेज एटॉमिक वेट, औसत परमाणु भार भी कहते हैं। तो उम्मीद है आप हिंदी और इंग्लिश में तो इन दोनों वर्ड्स को समझ गए हैं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स को मेन प्रॉब्लम चल रही है वो इस बात पर चल रही थी, उसे भी नोट करके हाईलाइट करता हूं जिससे आप समझ सकें। वो नोट क्या था? ये हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर। ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। कौन? मास नंबर। जब भी आप किसी भी एटम का मास नंबर देखेंगे ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू ऑल। क्लियर है माय डियर्स? और जब भी कभी आप एटॉमिक वेट की बात करेंगे ये पूर्णांक भी हो सकता है और ये भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन
ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कौन? एटॉमिक वेट। तो पहले तो इस बात को क्लियर करेंगे हम कि ऑलवेज मास नंबर विल बी इन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 लाइक दैट। इन द केस ऑफ एटॉमिक वेट इट मे पॉसिबल इट इज इन नेचुरल डिजिट और इन फ्रैक्शन। ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 भी हो सकता है और दशमलव में भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मास नंबर होता क्या है, डिफाइन कैसे करें हम इसे। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग सदैव उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यदि मैं फॉर्मूले की बात करता आप लोगों से माय डियर, तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर n प्लस पी। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं यहां n इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड p इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो उन दोनों को ऐड करिए, आप उसका मास नंबर निकाल लेंगे। और क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक पूर्ण डिजिट होंगे, एक नेचुरल नंबर में होंगे, लाइक 1 2 3 4, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक पूर्णांक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक पूर्णांक है किसी भी न्यूक्लियस में, इसीलिए इनका एडिशन भी एक हमेशा नेचुरल नंबर यानी एक परफेक्ट नंबर होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिर द्रव्यमान संख्या हमने कैसे निकाली। तो उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने समझ लिया होगा कि हमारी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है मास नंबर की। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन को लेकर, यानी सर ये एटॉमिक वेट क्या होता है। ईमानदारी से एटॉमिक वेट को निकालने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने 1961 में 1961 के अंदर एक स्केल दिया था। वो स्केल डेवलप किया था कार्बन 12 को लेकर, यानी कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, यह है उसका एटॉमिक वेट। लेकिन फिलहाल आज हम एवरेज एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, और एवरेज एटॉमिक वेट निकाला जाता है, आइए किस तरीके से निकाला जाता है। किसी तत्व के प्रकृति में प्राप्त सभी समस्थानिकों को सुनने के बाद थोड़ा सा डर लगा होगा, लिख देता हूं, आइसोटोप्स, सभी समस्थानिकों के परमाणु भारों का औसत, उसका औसत परमाणु भार कहलाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी तत्व का जो हम एटॉमिक वेट देखते हैं वो वास्तविकता के अंदर
कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, उस पर कैलकुलेट हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा भी केमिस्ट्री को आपने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा होगा, या जिस क्लास में अब आए हैं इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कि आप हमारे यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबके आइसोटोप्स यानी समस्थानिक ज्ञात हैं। और जब भी हम किसी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक वेट निकालते हैं, तो प्रकृति में प्राप्त उस समस्थानिक के परसेंटेज और उसके मास के मल्टीप्लिकेशन का एवरेज होता है। यानी कि उस तत्व के प्रकृति में कितने समस्थानिक हैं, उन सभी समस्थानिकों के परमाणु भार का हम एवरेज, औसत निकाल लेते हैं। वही वास्तविकता में उस एटम का एटॉमिक वेट होता है। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देकर इसे क्लियर करिएगा तो जल्दी समझेंगे हम। तो उम्मीद है डेफिनेशन तो आप सीख गए होंगे कि डेफिनेशन को हम किस आधार पर निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से एक एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको इन दोनों कंसेप्ट में एकदम स्ट्रांग कर देगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मास नंबर के लिए, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से अपने व्यूअर्स के लिए एटॉमिक वेट के लिए, यानी कि परमाणु भार के लिए। गॉट इट? जैसे एक एग्जाम्पल फॉर यू, किसी ने हमसे कहा क्लोरीन की मास नंबर क्या होगी। हमने कहा जल्दी से आप हमें बस 2 बातें बता दीजिए। वो क्या था? यानी कि न्यूट्रॉन क्लोरीन के अंदर, आपकी जानकारी के लिए ना पता हो तो 18 होते हैं और इसमें प्रोटॉन 17 होते हैं। और यदि मैं मास नंबर निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करूं A बराबर n प्लस पी, तो n हो गए 18, प्रोटॉन हो गए 17 और ये हो गया 35। तो माय डियर, क्लोरीन का मास नंबर 35 है। और आप देख सकते हैं अगेन इट इज अ नेचुरल नंबर, ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ए नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक नेचुरल नंबर है, और 2 नेचुरल नंबर का एडिशन ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होता है। तो माय डियर, हमेशा किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल को लेकर। यानी कि अब हमें एक सवाल दिया गया है, और सवाल है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्लोरीन प्रकृति में कितने आइसोटोप्स में मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लोरीन प्रकृति में जनरली 2 आइसोटोप्स में मिलती है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। जल्दी से मुझे सुनिएगा और समझिएगा। यानी कि क्लोरीन एक मिलती है हमें 35 और एक मिलता है क्लोरीन हमें 37। अब बात करते हैं कि प्रकृति में इनकी परसेंटेज कितनी कितनी है। यह है 75.77%। इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट 24.23%। परसेंट समझ रहे हैं? यानी कि यदि हम नेचर में से 100 यानी 100 क्लोरीन एटम को प्राप्त करें, तो उनमें से 75.77% क्लोरीन 35 है और 24.23% क्लोरीन का 37 है। एंड दीज आर द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 35 जिसका परमाणु भार 35 है, द्रव्यमान संख्या कह लीजिए, और क्लोरीन 13.7 जिसकी द्रव्यमान संख्या 37 है। और ये दोनों आइसोटोप्स नेचर में इस परसेंटेज में मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे
क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसे हिंदी में लिख लेते हैं, औसत परमाणु भार। किसका? यह भी हाईलाइट कर लीजिए माय डियर, क्लोरीन का। कैसे निकालेंगे इसे हम? कैसे निकालेंगे माय डियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन के पहले समस्थानिक की परसेंटेज यानी 75.77 मल्टीप्लाइड बाई इट्स फर्स्ट एटॉमिक, यानी इसको इसी कलर से इंडिकेट कर देता हूं जिससे आप लोग जल्दी समझें, 35 प्लस क्लोरीन के सेकंड समस्थानिक की परसेंटेज दैट इज 24.23 और मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास नंबर 37। और टोटल हमने ये कैलकुलेशन कितने पर करी है? 100 पर। 100 पर क्यों करी है? क्योंकि ये दोनों परसेंटेज हैं। ये नेचर में 75.77% मिलता है और ये नेचर में 24.23%। तो क्लोरीन के दोनों समस्थानिकों की ये हमने परसेंटेज निकाल ली। अब जल्दी से हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट की कैलकुलेशन है 2651.91 प्लस दूसरे की कैलकुलेशन कर लेते हैं बहुत जल्दी से, डिवाइडेड बाय 100। हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, और 100 का डिवाइडेशन कर दिया है। अब आप कहेंगे सर 100 का डिवाइडेशन क्यों कर रहे हैं? फिर बता रहा हूं, क्योंकि हमने परसेंटेज 100 पर ही निकलती है और हमने 100 मॉलिक्यूल्स पर ही इसे किया है। इन दोनों को जल्दी से ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद आएगा 35 पॉइंट, ऐड कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं इसे, जल्दी से ऐड करते हैं। 11295 14 8 और 4 1 1 2 9 5 14 8 15। ठीक, डिवाइडेड बाय 100, ये डिजिट आएगी। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 35.48 ऑलमोस्ट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर लीजिए, 100 का डिवाइडेशन कर लीजिए, इतना आप लोग कर सकते हैं, मैंने जल्दी से कर दिया है। 35.48.42 डिवाइडेड बाई 100 और 35.48। तो आफ्टर द कैलकुलेशन आपने एटॉमिक वेट क्या पाया है? 35.48, यानी इसमें 0.48 और आ गया। यानी क्लोरीन का मुझसे कोई औसत परमाणु भार पूछता तो मैं लिख सकता हूं इसका औसत परमाणु भार 35.48 है। गॉट माई पॉइंट? आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट आइसोटोप्स, तो 2 परमाणु भारों के औसत से हमने इसे गेन किया है। दैट इज द मेन रीजन कि आपका एटॉमिक मास और मास नंबर एक जैसे भी आ सकते हैं और अलग अलग भी। यह निर्भर करेगा कि उस एटम के नेचर में कितने आइसोटोप्स गेन हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों, मैंने एक प्रयास किया है आपको यह बताने का कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में क्या अंतर है, आखिर क्यों द्रव्यमान संख्या पूर्णांक है और मास नंबर क्यों पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों ही हो सकती है। उम्मीद है यह आर्टिकल अब मेरे व्यूअर्स को क्लियर हो गया। तो माय डियर, इसी प्रकार अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहिए। मैं कोशिश करता रहूंगा आने वाले वीडियोस में आपके उन कमेंट्स के आधार पर
पाई गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जल्दी ही फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।